वेलकम टू स्टडी एक्सिस 360। इस चैनल पे ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया बहुत अच्छी तरीके से देखा था। बात करें अपने टारगेट ऑडियंस की, तो कोई भी जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम में कोई पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे बीआरएसएस सीजीएल का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, +2 या ग्रेजुएट लेवल, या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस जीके पूछा जाता है, उस सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इस लेक्चर में हम माउंटेन रेंजेज ऑफ इंडिया देखने वाले हैं और ये पहला पार्ट होगा। तो बात करें अगर कंटेंट की, तो इसमें क्या क्या हम देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं ट्रांस हिमालयाज और द पेनिनसुला माउंटेन्स। पेनिनसुला माउंटेन हम सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे। और बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय जो हिमालय के उस पार है, हिमालय के ऊपर है, उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसमें जो माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं वो काराकोरम, लद्दाख, जसकार, कैलाश। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ये जो वन है, जो मैंने मार्किंग 1 करके रखा है, ये काराकोरम रेंज है, ये दूसरा लद्दाख है, तीसरा जसकार, और ये फोर्थ कैलाश रेंज जो कि वेस्टर्न साइड में है। अब देख पा रहे हो कि काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में सियोक रिवर फ्लो करती है। वहीं लद्दाख और जसकार के बीच में इंदस रिवर फ्लो करती है। अब इसे आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे कलेजा, क काराकोरम, ल लद्दाख, जसकार, और कैलाश वेस्टर्न साइड में पड़ता है। अगर काराकोरम रेंजेस में हम देखें तो इसमें हमें K2 माउंटेन दिखेगा। K2 माउंटेन, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ये सेकेंड हाइस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। अगर इसकी हाइट की बात करें अबव सी लेवल, तो ये 8611 मीटर है, 8611 मीटर, और ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। काराकोरम रेंज में ही हमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन, बियाफो, बाल्त्रो, हिस्पर, ये सब देखने को मिलेंगे। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। बात करें ऑपरेशन मेघदूत की, तो ये इंडियन आर्मी द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में चलाया गया था, जब पाकिस्तानी आर्मी ने, उन्हें तो बस मौका चाहिए, पाकिस्तानी आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना चाहा, तब ये ऑपरेशन मेघदूत इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया था। और फिर पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ से भागना पड़ा इंडियन आर्मी आने के बाद। इस मैप पे हम 5, 6 और 7 देखें तो 5 ग्रेटर हिमालय है, 6 मिडिल हिमालय है, 7 एक्चुअली में आउटर हिमालय है। ये बाय मिस्टेक लेज़र हिमालय यहाँ पे लिखा गया है, तो मैं इसे पीडीएफ में सुधार दूंगा। ये 7th आउटर हिमालय जिसे हम शिवालिक कहते हैं। तो पहले हमने सबसे पहले देखा क्या, काराकोरम, लद्दाख, जसकार, कलेजा, काराकोरम, लद्दाख, जसकार। काराकोरम और लद्दाख के बीच में हमने देखा सियोक रिवर बहती है, वहीं लद्दाख और जसकार के बीच में इंदस। वेस्टर्न साइड में हम देख रहे हैं कैलाश है, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय को ही एक्चुअली लेसर हिमालय कहते हैं, और 7th में हम देखेंगे आउटर हिमालय की जो शिवालिक। आगे नोट्स में है, लेक्चर में आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अब ट्रांस हिमालय के बाद
हमें जो पढ़ना है वो हिमालय के बारे में पढ़ना है। हिमालय जानने से पहले हम थोड़ा बहुत अर्थ के बारे में जानेंगे, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, थोड़ा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे हम। मेनली चैप्टर में हम माउंटेन रेंजेज ऑफ इंडिया ही देखेंगे, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड बनाने के बाद। तो अर्थ के अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये, 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। 1 मिलियन में 10⁻6 होते हैं, तो इसे हम 4.6 × 10⁻9 लिख सकते हैं। और 10⁻9 कहने का मतलब है 1 बिलियन। तो एक्चुअली अर्थ अगर ऑप्शन में आपको जिस तरह से मिलेगा उसी तरह मार्क करना है। 4.6 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्मेशन इसका हुआ है, या उसी को 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड कहते हैं। अब इसमें तब से लेके अब तक बहुत सारे चेंजेज आए हैं। वो चेंजेज कुछ फोर्सेस की वजह से आए हैं। मेनली फोर्सेस जो आपको देखने मिलेंगे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस मिलेंगे। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस है जो अंदर से आते हैं, और एक्सोजेनिक जो बाहर काम करते हैं। जो अंदर काम करते हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस, जो बाहर काम करते हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस। जैसे एंडोजेनिक में वोल्केनो आया, अर्थक्वेक आया। एक्सोजेनिक में वेदरिंग, इरोजन। अगर बात करें वेदरिंग इरोजन की, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। वेदरिंग एक इन सितु प्रोसेस है, वहीं इरोजन एक एक्स सितु प्रोसेस है। वेदरिंग मतलब कि जैसे चट्टान रॉक हो गया, उसका टूट के वहीं पे गिर जाना। जब कोई चीज़ उसी नेचुरल इनहेबिटेट में रहे, वहीं पे रह जाए, इन मतलब अंदर, वहीं पे रह जाए तो उसे इन सितु कहते हैं। और कोई बाहर चला जाए तो उसे एक्स सितु कहते हैं। तो हवा पानी से जब वो चट्टान टूटती है, रॉक टूटती है और भागे चल जाती है, तो उसे इरोजन कहते हैं। तो ये एक्स सितु प्रोसेस है। वेदरिंग मतलब चट्टान वहीं पे टूट के गिर गया। इरोजन मतलब वो हवा पानी के द्वारा भाग के आगे चला गया, तो वो एक्स सितु है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम नेशनल पार्क बनाते हैं, तो जो टाइगर होते हैं हम उसी को उस जोन में ही प्रोटेक्ट करते हैं जहाँ पे वो एक्चुअली में है। तो वो एक तरह का इन सितु प्रोसेस है। हाल ही में हमने जैसे नामीबिया से चीता इंडिया ने लाया है, तो वो एक्स सितु प्रोसेस हो गया, हम उनको बाहर से लेके आए हैं। थोड़ा बहुत हम थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, एक्चुअली ये तो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बेस बनाना चाहता हूँ हल्का सा, जिसके कारण से थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? हमारा जो अर्थ है वो मेनली क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइडेड है। वो हम कभी फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे तब मैं उसे समझाऊंगा। तो जो मेंटल है उसमें माग्मा और ये लावा देखने को मिलता है। उसी में जो एक तरह का लिक्विड फॉर्म है, उसी पे जो प्लेट्स है, प्लेट बाउंड्री है, उसी पे फ्लोट करती हैं। तो अर्थ क्रस्ट मेनली, अगर अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स चलें तो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में वो डिवाइडेड है। देखेंगे 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब अगर बात करें 7 मेजर प्लेट्स कभी पूछ लिया जाए कौन सा है, तो अभी याद रखोगे। पहला है यूरेशियन प्लेट नंबर 1, अफ्रीकन प्लेट 2, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 3, साउथ अमेरिकन प्लेट 4, नॉर्थ अमेरिका 5th, पैसिफिक 6th, अंटार्कटिक 7th। ये 7 है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यूरेशियन प्लेट नंबर 1, नंबर 2 अफ्रीकन प्लेट, नंबर 3 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अफ्रीका देख लिया, साउथ अमेरिकन प्लेट 4th, फिर नॉर्थ अमेरिकन 5th, फिर एक पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ये 7 तरह के मेजर प्लेट्स है। अब याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मेजर प्लेट है, कौन सा, बाकी सब जितने हैं माइनर प्लेट्स हैं। अब इनका जब मूवमेंट हुआ, मैंने बताया प्लॉट करते हैं, मूव करते हैं माग्मा में, तो इनका जब मूवमेंट हुआ उससे कुछ स्ट्रेसेस बनी और कॉन्टिनेंटल रॉक्स बने।
स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट, प्लेट के अंदर स्ट्रेसेस बनी और कॉन्टिनेंटल रॉक्स बने ऊपर में। स्ट्रेसेस कहने का मतलब, स्ट्रेस मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फोर्स लग रहा है रॉक्स पे, चट्टानों पे, और उसे जो ब्रेक हो रहा है उसे ही स्ट्रेस कह रहे हैं यहाँ पे। कॉन्टिनेंटल रॉक्स उसके ऊपर बने, और ये स्ट्रेसेस और कॉन्टिनेंटल रॉक्स ये लीड करते हैं फॉल्टिंग को और वॉल्केनिक एक्टिविटी को। फिजिकल ज्योग्राफी में इसे हम दोबारा देखेंगे, मैं सिर्फ हल्का फुल्का यहाँ बता रहा हूँ। फॉल्ट मतलब क्या हो? फॉल्ट मतलब मुड़ना, जो फॉल्ट होता है। फॉल्टिंग मतलब एक ब्रेक होता है। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने लिख रखा है ए लीनियर ब्रेक इन रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट के रॉक्स में एक ब्रेक होता है, फिर वो लार्ज ब्लॉक में बढ़ जाते हैं, फिर वो एक दूसरे से रिलेटिवली डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो उसे ही हम फॉल्टिंग कहते हैं। बाकी वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको पता होगा, वॉल्केनो जो आता है। तो हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स देखा, इसमें से मेनली इसमें मुझे जो जानना है वो 7 मेजर प्लेट और सब माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब थोड़ा बहुत प्लेट मूवमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि प्लेट मूवमेंट्स किस तरह से होते हैं। तो प्लेट मूवमेंट की बात करें, जब दो प्लेट एक मूव टुवार्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उसे हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक दूसरे की तरफ, ये मेंटल है, इसी पे प्लॉट कर रहे हैं। ये जो मैंने लाइन लाइन करके रखा हुआ है वो मेंटल है, उसे प्लॉट कर रहे हैं, तो इसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। दूसरा आप देखोगे जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। और तीसरा केस होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें क्या है कि एक दूसरे को स्लाइड करते हैं, एक दूसरे मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली पास करेंगे, और या फिर वन में स्लाइड अंडर द अनदर, या एक दूसरे के अंदर स्लाइड कर जाएगा। तो 3 तरह का हमने देखा, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री जब वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, मूव टुवार्ड्स ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। डाइवर्जेंट बाउंड्री अब स्लाइड एक दूसरे को करेंगे तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब याद रख लेना, हो सके एग्जाम में आ जाए कभी तो आप कर पाओगे आसानी से। और कुछ चीज़ मैंने यहाँ पे एक पिक लगा रखा है, आप हो सके तो इसे याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं। जब मैंने डाइवर्जेंट देखा, मैंने डाइवर्जेंट बाउंड्री देखा, कन्वर्जेंट देखा और ट्रांसफॉर्म देखा। सबसे पहले हम देखा कब मूव प्लेट मूव टुवार्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उसे कन्वर्जेंट कहते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। ऐसा समझ लो कि दो चीज़ें टकरा रही है तो कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो इसमें जो मेनली देखने को मिलते हैं उस टाइम अर्थक्वेक देखने को मिलता है और ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। बात करें कंस्ट्रक्टिव की, जब कोई कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तब डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है, और वो कंस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। जब एक दूसरे से टकरा रहा हो तो डिस्ट्रक्टिव नेचर, जैसे उस समय अर्थक्वेक बना, ट्रेंचेज बना। और जब एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो बीच में देखिए अब लावा निकल रहा है, यहाँ पे ये वोल्केनो निकल रहा है, वो एक फॉर्मेशन करेगा, कंस्ट्रक्टिव नेचर का है, तो उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री या कंस्ट्रक्टिव नेचर कहेंगे। और डिस्ट्रक्टिव आप समझ गए होंगे, जब कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है एक दूसरे के पास आता है। और तीसरा कंजर्वेटिव, जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जब एक दूसरे को स्लाइड करते हैं, इस पर भी अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। तो जब कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता है तब अर्थक्वेक दोनों केस में देखने को मिलता है, डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव नेचर में। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो बार आप रिपीट करोगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा जब। ठीक है, हमने प्लेट मूवमेंट्स देख लिया। अब थोड़ा बहुत बेस हमारा बन गया होगा कि हम समझ सकें कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज कैसे होता है। उससे पहले मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि जो हमारा अर्थ था वो मेनली गोंडवाना लैंड और लोरेशिया, एक्चुअली वो पेंजिया और पेंथल ऐसा में डिवाइड था। पेंजिया कहते थे हम
जो कंप्लीट लैंड मास होता था, और पेंथलासा जो वाटर बॉडी होता था। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पेंजिया वाला पार्ट है वो मेनली लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में डिवाइडेड है, और बीच में आप यहाँ पे 33 सी देखेंगे। अभी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है जो हमने देखा, उस जो मेजर प्लेट थे ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट आप देखेंगे, एक बताया था मैंने अंटार्कटिक प्लेट, दूसरा बताया था अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये सब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक, अंटार्कटिका प्लेट दूसरा, अफ्रीकन प्लेट और साउथ अमेरिका प्लेट, 4 प्लेट ये गोंडवाना लैंड के पार्ट है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसका पार्ट रहा है तो गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा है, अंटार्कटिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका भी। तो एशिया में हमने देखा नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया वाला पार्ट रहा। उम्मीद है आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो बात करें फॉर्मेशन ऑफ हिमालयज की, मीनवाइल टाइम के दौरान क्या हुआ कि ये जो इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में इंडियन प्लेट टूट के वो यूरेशियन प्लेट से, यहाँ पे देख रहे होंगे यूरेशियन प्लेट से टकराती है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और एक कन्वर्जेंट, 2 प्लेट टकरा रही है तो मैंने बताया कन्वर्जेंट बाउंड्री बन रहा है। यहाँ आप देखिए, आप ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है और एक कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है, और तेथिस सागर में सेडिमेंट्स जमा हो जाती है, और उस तेथिस सागर के अपलिफ्टमेंट से ही हिमालयन का फॉर्मेशन होता है। अब मेरे लिए इतना याद रख लो कि जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट से टकराई तब हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ, वो भी तेथिस सागर के अपलिफ्टमेंट से। मतलब टकराने के बाद जो सेडिमेंट्स थे वो तेथिस सागर में जमा हुए और वो ही फोल्ड हो गए। वो फोल्ड हो गए, इसलिए हिमालय को हम फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन। अब देखोगे मैं, ये जो पेनिनसुला पार्ट है हमारा, इंडिया का पेनिनसुला पार्ट में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ पार्ट है, वो एक्चुअली गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। और मैंने यहाँ पे आपको बताया साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका ये सब गोंडवाना लैंड के पार्ट है। तो इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो कोलाइड की, जो कोलिजन हुआ, द सेडिमेंट्री रॉक्स एक्यूमुलेट हुए 33 सी में जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो 33 में एक्यूमुलेट हुए, और मीनवाइल टाइम ये कॉम्प्रेस्ड और स्क्वीज्ड हुए, कॉम्प्रेस हुए और फोल्ड बन गए। क्या बन गए? फोल्ड। उसी से हमारा हिमालयन का फॉर्मेशन होता है, और हिमालय को इसीलिए हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। किसी लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑफ माउंटेन्स। अगर जियोलॉजिकल डिवीज़न की बात करें तो इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है द पेनिनसुला ब्लॉक, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, हमने अभी देखा। तो अब याद रखना कि जी हिमालय का फॉर्मेशन हुआ 33 के अपलिफ्टमेंट से, वहीं जो हमारा पेनिनसुला पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। द हिमालय, पहले तो हम पेनिनसुला ब्लॉक देखेंगे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, जियोलॉजिकल डिवीजन में हम देख रहे हैं। दूसरा है हिमालयाज एंड द पेनिनसुला माउंटेन, तीसरा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो मेनली आज का लेक्चर हमारा हिमालयन माउंटेन्स पे है, सो हम सिर्फ द हिमालयाज एंड द अदर पेनिनसुला माउंटेन्स वाले पार्ट को देख रहे हैं, उसमें सिर्फ हिमालयन माउंटेन्स के बारे में देखेंगे। अगर जियोलॉजिकल डिवीजन के बारे में समझना चाहें थोड़ा, तो ये कैटेगराइजिंग एरिया को कैटेगराइज किया जाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसका रॉक टाइप्स कैसा है, वहाँ की चट्टानें कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे अब हिमालय में अलग रॉक है, पेनिनसुला में अलग रॉक है, अगर इंडो ब्रह्मपुत्रा प्लेन में अलुवियल डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री कैसी है, वो कब फॉर्म हुआ है, तो इस बेसिस पे जो डिवीज़न हुआ है उसे जियोलॉजिकल डिवीज़न कहते हैं। मैंने आपको डिवीज़न तीनों बता दिया। अब हम देखने वाले हैं
द हिमालयज एंड द अदर पेनिनसुला माउंटेन्स। थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करें तो मैंने अभी जैसे बताया हिमालय जो है, हिमालय वो बना है अपलिफ्टमेंट ऑफ तेथीस से। वहीं जो पेनिनसुला माउंटेन है पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड है। ये आपको यंग है, मतलब लेटेस्ट बनाया है, यंग फोल्ड माउंटेन है, वीक है फ्लेक्सिबल देखने को, वीक और फ्लेक्सिबल देखो। वहीं पे पेनिनसुला बहुत स्टेबल और रिजिड है, तो पेनिनसुला बहुत स्टेबल रिजिड है और ये हिमालय वीक है। अभी भी इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलती है एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, जो मैंने पहले को स्टार्टिंग बताया था। उसके कारण बहुत सारे फॉल्ट बनते हैं, फॉल्ट्स बनते हैं, थ्रस्ट प्लेन बनते हैं। थ्रस्ट प्लेन पे हम थोड़ा सा देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्रस्ट प्लेन, आप सिर्फ नाम याद रख लेना। उम्मीद है कभी ऐसा क्वेश्चन अगर पीसीएस लेवल में पूछा जाए तो। एसएससी के एग्जाम में अभी तक तो शायद नहीं देखा गया है, एसएससी रेलवे के एग्जाम में, तो नाम याद रख लेना। 3 नाम आप याद रख लोगे, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट और HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये तीनों नाम याद रख लेना आप। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट और HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये कहाँ देखने को मिलेंगे? जो हमारा ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट है और मिडिल हिमालय पार्ट, उसके दोनों के बीच में आपको MCT देखने को मिलेगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको मेन बाउंड्री फॉल्ट देखने को मिलेगा, MBF। और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक और गंगेटिक प्लेन के बीच में देखने को मिलेगा। जैसे मैप में हमने देखा है कि कैसे ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक है, फिर उसके नीचे गंगेटिक प्लेन देखने को मिलता है। तो जैसे सीक्वेंस वाइज है, सीक्वेंस वाइज अब याद रखोगे, नाम लिख लो, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, गंगेटिक प्लेन। उसके बाद दोनों के बीच में, ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय के बीच में आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट मिडिल और शिवालिक के बीच में, और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट आपको शिवालिक और गंगेटिक प्लेन के बीच में। बस याद रख लेना। अगर बात करें इस रीजन पे तो आपको फास्ट फ्लोइंग रिवर्स देखने को मिलते हैं। जहाँ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं, बहुत तेज़ धाराएं बहती है, वहाँ आपको कुछ फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। गॉर्ज मिलेंगे, पी शेप्ड वैलीज मिलेंगे, रैपिड्स मिलेंगे, वाटरफॉल्स मिलेंगे। बहुत सारे वाटरफॉल आप देखे होंगे, कभी पिकनिक भी जाते होंगे घूमने के लिए तो देखे होंगे। हमारे यहाँ है हुंड्रू फॉल, जोना फॉल, तो ढेर सारे फॉल हैं। आपके यहाँ कौन सा फॉल है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करें इंडिया की, तो उसे 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फिजियोग्राफिक डिवीज़न क्या है? वो एक आउटकम है, रिजल्ट है उसका स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का। जो एरिया फॉर्म होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रोसेस से बना है। कोई वॉल्केनिक इरप्शन से बनता है, अभी हमने हिमालय का देखा, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ 83 से बना था। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट किस स्टेज से गुजरा है वो। तो इंडिया को हम 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटते हैं। पहला है हमारा द हिमालय, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, हिमालय। ये आप हिमालय देख रहे होंगे, ये हिमालय का पार्ट है, ये हिमालय। फिर सेकेंड में आप नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालय के नीचे ठीक यहाँ पे आप नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर ये जो पार्ट देख रहे हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल है, उल्टा ट्रायंगल, ये है पेनिनसुला प्लेट्यू। फिर राजस्थान वाले साइड में आप इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। पेनिनसुला प्लेट्यू के बाद इंडियन डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन हमने देखा। कोस्टल प्लेन्स, अगर हम इस साइड आ जाएं यहाँ पे, तो हमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, और यहाँ पे अरेबियन सी और साइड पे बे ऑफ बंगाल। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच जो प्लेन है उसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं, और इस साइड पे जो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में है, जिसमें लाइनिंग कर रखा उसे कोस्टल प्लेन है। और फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड। तो मेनली 6 हमने देखा, हिमालय देखा, प्लेन देखा, पहला हिमालय देखा, दूसरा प्लेन देखा, तीसरा बात करें तो हमने डेजर्ट देखा, फोर्थ में हमने पेनिनसुला प्लेट्यू देखा, फिफ्थ में हमने कोस्टल प्लेन देखा, फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड देखा, लक्षद्वीप और अंडमान का। अब बात करते हैं हम हिमालयन प्लेन की, सॉरी हिमालयन माउंटेन की। अब थोड़ा केयरफुली सुनिएगा, चीज़ों को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म होंगे। अभी के एनसीईआरटी एनटीपीसी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हिमालयन माउंटेन की बात करें तो ये जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरली फॉल्ट, इसका स्ट्रक्चर फॉल्टेड है। और टाइम पीरियड की बात करें तो ये अभी यंग माउंटेन है और स्ट्रक्चरली फॉल्टेड है। ये रन करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। अब क्या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए मैप रखा है। तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये इंडिया को अगर बोले तो ये वेस्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस साइड से ऐसे ही जा रहा है। ये टोटल लेंथ ये 2400 किलोमीटर का पड़ता है और ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नंगा पर्वत से, और यहाँ देख रहे होंगे नामचा बारवा तक, माउंटेन पीक देख रहे होंगे नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक ये फैला हुआ है 2400 किलोमीटर तक। इस नामचा बारवा से ही जो रिवर सिस्टम में देखेंगे, जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो यू टर्न लेके अरुणाचल में इंटर करती है। तो यही है आपका वेस्ट टू ईस्ट जो रन करना है। चौबीस सौ किलोमीटर मैंने रेंज बता दी, याद रखोगे आप। अगर इसकी विड्थ की बात करें तो 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई कश्मीर रेंज में देखने को मिलेगी। और अरुणाचल में कश्मीर के ऊपर, कश्मीर की बात करें तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस रेंज में 400 किलोमीटर तक चौड़ाई है। और अरुणाचल प्रदेश बाद में 150 तक, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक। ये एक आर्क बनाती है। आर्क अभी आप देख रहे हो नंगा पर्वत के पास ऐसी बैंड है, ये बैंड है, वहीं पे यहाँ पे नामचौड़ा के पास भी बैंड है। तो इस बैंड को कभी पूछ लिया था, इस बैंड को सिंटेक्सियल बेंडिंग कहते हैं, सिंटेक्सियल बेंडिंग कहते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। या नंगा पर्वत के पास और नामचौड़ा, सिंटेक्सियल बेंडिंग। सिंटेक्सियल बेंडिंग में डिफिनेशन करके रख दिया है, अब पढ़ लेने के बाद। द जेंटल आर्किंग रेंजेज ऑफ हिमालयाज ऑन देयर वेस्टर्न एंड एक्सट्रीम एंड्स, जो आर्क बना हुआ है वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड पे, उसे सिंटेक्सियल बेंडिंग कहते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ थोड़े बहुत हिमालयाज के बारे में जान लेते हैं कि हिमालय हमारा किस काम का है, हमारा इंडिया का कैसे वो हेल्प करता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये जो फिजिकल बैरियर काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये जो फिजिकल बैरियर काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें बहुत सारे नेचुरल थ्रेट से, मैन मेड थ्रेट से। इसकी टोपोग्राफी बहुत रग्ड है, जिस कारण से ये बहुत ही हमें प्रोटेक्ट करता है इंडिया को। ठीक है, अब क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस की बात करें हम कि क्लाइमेट में कैसे हेल्प करता है, तो अब ये साइबेरियन विंड्स जो इंटर करते हैं इंडिया में, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। अब हम जब ये देखेंगे मानसून, तब हम देखेंगे कि कैसे मानसून इंडिया में, जैसे मानसून में मैं बना रहा नॉर्थ ईस्ट से उठ के हुए या अर्बन से उठते हुए कैसे ये टकराती है वहाँ हिमालय माउंटेन से, और वो सफिशेंट बारिश कराती है, जिसे ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, टकराती है और बारिश कराती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी फिलहाल इतना जान लो, हमें रेनफॉल में हेल्प करता है और जो साइबेरियन विंड्स आते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। साइबेरियन विंड से हमें प्रोटेक्ट करता है और रेनफॉल में हमें हेल्प करता है, इंश्योरिंग सफिशेंट मानसून रेन्स। ये डिफेंस में हेल्प करता है, जो फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं उनको इजीली क्रॉस करना हिमालयन माउंटेन को बहुत ही मुश्किल है। ये सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर कहने का मतलब ये है कि जहाँ पानी सालों साल रहता है। एक्चुअली ये पेरेनियल रिवर, ये जो पेरेनियल रिवर है या ग्लेशियर के रहने के कारण, यहाँ जो बर्फ़ है ग्लेशियर है, उसके कारण यहाँ हमेशा पानी रहता है। और यहाँ पे अलुवियल डिपॉजिट्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे।
अब अलूवियल डिपॉजिट्स जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो सेडिमेंट्स नदियाँ अपने साथ लेके आती हैं और उस वहाँ का सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है। तो सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर हमने देखा ग्लेशियर के कारण होता है। फर्टाइल सॉइल अलूवियल डिपॉजिट्स के कारण जो नदियाँ सेडिमेंट्स लेके आती है। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में बहुत हेल्पफुल है, या जो हाई रेट में फ्लो करती है वो फॉल करती है रिवर्स, उसी कारण हाइड्रो पावर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ बनाए गए हैं। मिनरल रिसोर्सेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मिनरल सोर्स, और टूरिज्म के लिए भी फेमस है। तो ये हमने देखा। तो हमने देखा ये वेस्ट टू वेस्ट किस तरह से रन करता है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और यहाँ पे पामीर नोट देख रहे हो, पामीर नोट, ये हिंदकुश माउंटेन और कुनलुन माउंटेन जहाँ मिलते हैं उसे पामीर नोट कहते हैं, थोड़ा इसे याद रख लेना। बात करें हिमालयाज की, अब हिमालय के बारे में थोड़ा जानेंगे हम। तो इसमें 3 पैरेलल रेंजेस देखने को मिलता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 पैरेलल रेंजेस, 3 पैरेलल रेंज स्टार्टिंग बताया था ना आपको वहाँ पे मैप में, कि ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय। ये देखो आप यहाँ पे देखो, ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख है, ये जस्कर रेंज है, फिर ग्रेट हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय है, फिर शिवालिक है जिसे आउटर हिमालय कहते हैं। तो 3 हिमालयन रेंजेज, 3 पैरेलल रेंजेज देखने को मिलते हैं। तो उसे ग्रेट हिमालय, इसके नेमिंग की बात करें तो इसे ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री या फिर इनर हिमालय कहते हैं। नाम याद रख लेना इंपॉर्टेंट, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय, हिमाद्री। ये सबसे कॉन्टीन्यूअस रेंज है। अगर इसकी एवरेज हाइट की बात करें, इसे याद रखना, क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। जो भी डेटा मैंने इसमें बताया उसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आप उसे याद रखना, इसे फालतू मत समझना। इसकी कोर की बात करें अगर ग्रेटर हिमालय के, तो वो ग्रेनाइट का बना होता है, ग्रेनाइट टाइप ऑफ रॉक का बना हुआ रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स देखेंगे अगर हम, इंडिया और माउंट नेपाल में जो फैला हुआ है, मेनली इंडिया और नेपाल में ही फैला हुआ है। तो कुछ इंडिया नेपाल के इंपॉर्टेंट पिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम नेपाल में देखते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, इससे पहले जो सेकंड नंबर पे था हमने देखा था, जो K2 था, सेकंड हाईएस्ट पीक था। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं हम, नेपाल में हम सागर माथा कहते हैं, सागर माथा। और चोमुंगलुंगमा, चोमुंगलुंगमा कहते हैं हम तिब्बत में। इसकी ऊंचाई आप याद रखोगे, हाइट 8,848 मीटर, 8,848 मीटर याद रखना। कुछ और बात करें हम नेपाल की, तो इसमें आपको मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब पूछे गए हैं, इसलिए मैं लिखा हूँ। गुरुला मंदाता, ये सब इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक है। तो अब याद कैसे रखोगे, मैंने आपको ट्रिक लिख दिया, आप याद रख सकते। माँ से मकालू, ध से धौलागिरी और अन से अन्नपूर्णा, और एक नाम आप याद रख लेना, गुरुला मंदाता। बात करें धौलागिरी को, तो इसे व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं, धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं। तो अब याद रख लेना, माँ धन, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। इंडिया में बात करें तो आपको कंचनजंगा देखने को मिल जाएगा, जिसकी हाइट 8,598 मीटर है। कंचनजंगा की कितनी, 8,598 मीटर। ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में कभी K2 दिख जाए तो उसे K2 लगाना, क्योंकि POK रेंज में पड़ता है वो, तो कभी कभी उसे नहीं माना जाता है। अगर ऑप्शन में K2 दिख जाए तो K2 आप लगा लेना, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया।
दोनों मेनली नहीं रहते हैं, लेकिन कम इंडिया में बोले तो इंडिया का है और इंडिया में बोले तो कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है जो सिक्किम में पड़ता है। फिर नंगा पर्वत देखने को मिल जाएगा कामेत उत्तराखंड में, नामचा बड़वा अरुणाचल में देखा था हमने, नंगा पर्वत उत्तराखंड में देखा था, सॉरी नंगा पर्वत हमने यहाँ देखा था, ये कश्मीर वाले रेंज में। फिर नंदा देवी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। नंदा देवी याद रखना हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड है, यूके में जहाँ जहाँ लिखा उसका मतलब उत्तराखंड है। हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड नंदा देवी है। ये सब पिक्स आप याद रखना। नामचा बरवा मैंने आपको लोकेशन दिखाया था, नामचा बरवा में आपको लोकेशन दिखाया था, ये रहा नामचा बरवा। नंगा पर्वत मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ठीक है। नंदा देवी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ये देखो नंदा देवी, ये देखो धौलागिरी, ये है अन्नपूर्णा, मैं जूम कर देता हूँ। ये नंदा देवी उत्तराखंड में, ये धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा है, मकालू है। तो ये सब माधन याद रख लेना आप, अगर पूछ लिया जाए कभी तो। वैसे तो एक बार सीजीएल में पूछ चुका है ये। उसके बाद हम बात करें हिमाचल और हिमाचल या फिर लेज़र हिमालय को। हिमाचल लेज़र हिमालय को हिमाचल कहते हैं। इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह में जानते हैं। तो पिरपंजाल रेंज, इसे जम्मू कश्मीर में इसे पिरपंजाल कहते हैं, धौलाधर इसे हिमाचल में कहते हैं, नाग तिब्बा यूके में इसको उत्तराखंड में नाग तिब्बा कहते हैं, और महाभारत रेंज इसे नेपाल में कहते हैं। तो अब नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। पिरपंजाल जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में इसे धौलाधर, और नाग तिब्बा उत्तराखंड में, महाभारत रेंज नेपाल में। अगर इसकी अल्टीट्यूड की बात करें, हाइट के अबव सी लेवल, तो 3700 से 4500 मीटर तक फैला हुआ है। इसकी विड्थ 50 किलोमीटर तक है। ये सब सारे डेटा इंपॉर्टेंट है, सारे डेटा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट वैलीज आपको देखने को मिलेंगे, कांगड़ा, कुल्लू, वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर हम आगे भी देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो वैली ऑफ कश्मीर देखने को मिलेगा। बात करें तीसरे रेंज की, शिवालिक की, जिसे आउटर हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक या आउटर हिमालय, इस शिवालिक का ही नाम नेपाल में चुरिया, अगर कभी पूछ लिया जाए कि आउटर हिमालय जो शिवालिक उसका नेपाल में नाम क्या है, तो चुरिया हिल्स। इसकी अल्टीट्यूड की बात करें तो एवरेज हाइट इसकी 900 से 1100 मीटर है। पहले हमने देखा कि ग्रेटर हिमालय की 6000 तक है, फिर 3700-4500 के बीच अगर हमारा ये है हिमाचली, जिसे मिडिल हिमालय कह रहे हैं या फिर लेज़र हिमालय। और विड्थ की बात करें तो हम 10 से 50 किलोमीटर तक है इसकी विड्थ। शिवालिक जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक सेडिमेंट से ब्रॉट हुआ है, जो रिवर द्वारा जो सेडिमेंट लाया जा रहा है उसी से फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इसे आप याद रखोगे, जो रिवर सेडिमेंट लाती है उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। बात करें इस रेंज में आपको दून्स देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दून्स। अब दून्स क्या होते हैं? ये वैलीज होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। दून्स एक्चुअली में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होते हैं, याद रख लेना आप। डिटो ये लाइन याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, मतलब मिडिल हिमालय और आफ्टर हिमालय के बीच में दून्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये अगर मिडिल हिमालय है और ये शिवालिक है तो यहाँ आपको दून देखने को मिलेंगे। दून से लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए क्या होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होते हैं, घाटियाँ होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ। अब देहरादून जो यहाँ पे लार्जेस्ट दून है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, देहरादून लार्जेस्ट दून है, याद रखोगे आप। अगर टाइम फॉर्मेशन की बात करें तो हिमाद्री और हिमाचल पहले बने हैं और शिवालिक बाद में। जो हिमाद्री जो ग्रेटर हिमालय है और हिमाचल है वो पहले बना है, जबकि शिवालिक बाद में बना है, याद रखना। तो हमने हिमालय का डिवीज़न देखा। हिमालय का डिवीज़न हम रीजन बेसिस पे भी करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप रखो। वेस्ट टू ईस्ट नदियों के बेसिस पे नदियाँ इसकी बाउंड्री बनाती हैं, इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे। तो पहले हम देखेंगे इंदस और सतलज रिवर्स के कुछ देख लेते हैं नाम। पहले हम इंदस,
सतलज, काली, तीस्ता, दियांग। दियांग जिसे ब्रह्मपुत्रा को ही हम दियांग कहते हैं, रिवर सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो इंदस और सतलज के बीच में है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख लो कि इंदस और सतलज के बीच में, उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। तब इंदस सतलज पंजाब, IPS, इंदस सतलज पंजाब के बीच में हम देखेंगे IPS ऑफिसर होते हैं ना, तो याद रख लेना आप, ठीक है। फिर सतलज और काली के बीच में, सतलज और काली के बीच, ये रहा हमारा पंजाब हिमालय, ये रहा हमारा कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में बाउंड्री आप याद रखोगे, काली और तीस्ता के बीच में पूछा जाता है क्वेश्चन, हमारा नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम हिमालय। इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना। तो ये जो रीजनल डिवीज़न है, उनकी कुछ रीजनल नेम्स भी हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट देख रहे हैं, वैसे कुछ रीजनल नेम्स भी हैं, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो रीजनल नेम में हम देखेंगे कश्मीर हिमालय, जो कश्मीर साइड में और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। सारे के सारे जो फैक्ट्स मैं भी बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सीधा देखोगे, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो काराकोरम रेंज और ग्रेट हिमालय, इसको उल्टा कर लोगे, काराकोरम रेंज ऊपर होगा, ग्रेट हिमालय नीचे। तो काराकोरम रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि लद्दाख। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? लद्दाख। फिर आप देखोगे ग्रेटर हिमालय और फिर पंजाल, फिर पंजाल हमने बताया लेज़र हिमालय का ही नाम है, कश्मीर में फिर पंजाल। तो ग्रेटर हिमालय और फिर पंजाल के बीच में वैली ऑफ कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब वैली ऑफ कश्मीर कहाँ देखने को मिलेगा? तो ग्रेटर हिमालय और फिर पंजाल के बीच में। ऊपर से याद रखो काराकोरम रेंज, जैसे हमने पढ़ा था काराकोरम, उसके बाद हमने देखा काराकोरम रेंज ऊपर में, फिर हमने ग्रेटर हिमालय देखा, काराकोरम के बाद ग्रेटर हिमालय, फिर हम देखेंगे फिर पंजाल, क्योंकि मिडिल हिमालय का पार्ट है। तो काराकोरम और ग्रेटर हिमालय के बीच में लद्दाख, फिर ग्रेटर हिमालय और फिर पंजाल के बीच में वैली ऑफ कश्मीर, याद रखना। इसमें कुछ ग्लेशियर्स जो हमने पहले भी देखा था, बाल्थरो, सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जनरल ओरिएंटेशन। अगर बात करें हम जनरल ओरिएंटेशन की, तो किस तरह का ओरिएंटेशन है इसमें, अलाइनमेंट किस तरह, ओरिएंटेशन कहने का मतलब है इसमें अलाइनमेंट किस तरह का है माउंटेन्स का। तो याद इसमें नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है, मैप में यहाँ पे नहीं दिखाया आपको। अगर माउंट कैसे अलाइनमेंट है, तो इस तरह से फैला हुआ है माउंटेन कुछ इस तरह से फैला हुआ है, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे दिखा दिया मैंने, ये रहा नॉर्थ या वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो साउथ ईस्ट लिख दिया, दिखा दिया, तब को याद रहे। ऐसे करके आप याद रख लोगे ना, ऐसे तो याद हो जाएगा, ऐसे करके बना लेना, फिर ऐसे कर लेना, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट हो साउथ ईस्ट है। पूछा गया है क्वेश्चन, इस बार के NTPC में ओरिएंटेशन से भी क्वेश्चन आए। यहाँ पे आपको करेवाज देखने को मिलेंगे, करेवाज। तो करेवाज क्या होता है? एक्चुअली करेवाज टेबल लैंड है, एक लैंडफॉर्म है, टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है। ये लैंडफॉर्म बनता कैसे है? जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं, जो ग्लेशियर जितने होते हैं, जो ग्लेशियर पाते हैं, ग्लेशियर के क्रम में वो अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट सेडिमेंट्स लेके आते हैं, और उससे जो लैंडफॉर्म बनता है उसे ही करेवाज कहते हैं, याद रखना आप। और एक करेवाज इस रीजन में, कश्मीर रीजन में आपको देखने को मिले, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसमें आपको कल्टीवेशन ऑफ जैफरॉन, यहाँ पे जैफरॉन उगाए जाते हैं। जैफरॉन क्या है? ये जैफरॉन कुछ नहीं, सेफ्रॉन जो केसर होता है उसका लोकल वेराइटी है जैफरॉन, सेफ्रॉन का ही एक लोकल वेराइटी, याद रखोगे। इस करेवाज में देखने को मिलते हैं, करेवाज जो हमने समझा। इस रीजन में कुछ पासेस हैं, कश्मीर रेंज में कुछ पासेस के बारे में पिछले लेक्चर में देखा है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से पास हैं। तो जोजिला वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। जोजिला किसे किसे कनेक्ट करता था? हमने देखा था जोजिला श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता था, याद है? आप पिछले लेक्चर देख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो पासेस का, उसे मिस नहीं करना है। तो जोजिला हमने देखा ग्रेटर हिमालय का पार्ट। फिर बनिहाल जो फिर पंजाल रेंज में पड़ता है, बनिहाल हमने देखा था, उसकी श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करता है। फोटोला आप याद रखोगे, जस्कार रेंज में है। खारदुंगला लद्दाख रेंज में है, लद्दाख रेंज में खारदुंगला है। किसे किसे कनेक्ट करता था? रिकॉल करो, वो कनेक्ट करता था किसे? लेह को सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट करता था। सारे कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ। बात करें इस रेंज में लेक्स की, तो लेक्स कौन कौन से हैं? 2 फ्रेश वाटर लेक देखने को मिलेंगे, डल और उलर, डल लेक और उलर लेक देखने को मिलेंगे। वहीं पे 2 सॉल्ट वाटर लेक है, पेंगोंग सो और सो मोरारी, याद रखोगे आप, पेंगोंग सो और सो मोरारी सॉल्ट वाटर लेक है।
यहाँ रिवर की बात करें तो रिवर मेनली यहाँ पे इंदस रिवर सिस्टम के देखने को मिलेगा। रिवर सिस्टम पढ़ेंगे झेलम और चेनाब, झेलम और चेनाब और इंदस। झेलम के बैंक पे ही, किनारे पे ही श्रीनगर बसा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूथफुल स्टेज में मेंढर करती है। अब ये यूथफुल स्टेज क्या है, मेंढर क्या है? फ्लूवियल लैंडफॉर्म बनाती है। फ्लूवियल लैंडफॉर्म तो जान लेते हैं, लैंडफॉर्म जो रिवर द्वारा जनरेट होती है इसे फ्लूवियल लैंडफॉर्म कहते हैं। तो याद रखना श्रीनगर बसा हुआ है इसके किनारे, यूथफुल स्टेज में मेंढर करती है और फ्लूवियल लैंडफॉर्म बनाती है। अगर बात करें स्टेजेज ऑफ रिवर की, तो रिवर जब निकलती है तो उसकी 3 स्टेज होते हैं, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। तो मेनली जो मेंढर होता है, जो नदियों का जो धीमे धीमे चलने लगती है, यूथफुल स्टेज में बहुत तेज चलते हैं, फिर मैच्योर स्टेज में थोड़ी धीमी हो जाती है, तो उस क्रम में वो मेंढर बनाती है। लेकिन जो झेलम है वो यूथफुल स्टेज में ही बनाती है, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है। फिर ओल्ड स्टेज रिवर सिस्टम में देखेंगे। कुछ पिलग्रिम्स हैं, नाम देख लो। इस रीजन में वैष्णो देवी देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ का केव, चरारे शरीफ, ये सब नाम आप याद रख लेना। दून्स, यहाँ पे जम्मू दून्स और पठानकोट दून देखने को मिला। अब बताया था मैंने, दून्स क्या है, लॉन्गिस्टन वैली है बिटवीन मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो मेनली जो दो दून है, अपना नाम याद रखना, जम्मू दून और पठानकोट दून। दूसरा है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ये आपको रावी और काली की रिवर के बीच में देखने को मिलेंगे। अब रावी और काली रिवर के बीच में देखने को मिलेंगे। यहाँ देखो आप, ये रहा रावी रिवर, काली रिवर इसमें नहीं दिखाया गया है, ऐसे समझ लो ये काली रिवर है। तो रावी रिवर और काली रिवर के इस रीजन पे, यहाँ पे देखो रावी रिवर और काली रिवर के बीच में ये देखने को मिलेगा। अगर बात करें काली रिवर की, तो अब याद रख लें कि ये ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर के। घाघरा हिमसेल्फ ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो ये है रावी और ये काली, दोनों के बीच में हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल हिमालय। इसमें रिवर सिस्टम, इसमें भी इंदस रिवर सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें रावी देखेंगे, ब्यास देखेंगे, सतलज देखेंगे। फिर गंगा रिवर सिस्टम में यमुना यहाँ पे बहती है, घाघरा रिवर जो हमने देखा, घाघरा की ट्रिब्यूटरी काली है। इन रिवर यहाँ पे ऐसे ये सब रिवर दिखते हैं। इंदस में रावी, ब्यास, सतलज। इंदस जो मैंने लिखा हुआ इंदस रिवर सिस्टम है, ये रावी, ब्यास, सतलज इंदस की ट्रिब्यूटरी है। और गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, यमुना और घाघरा। यहाँ आपको लाहौल स्पीति वैली देखने को, लाहौल स्पीति वैली मैंने जब पासेस पढ़ाया था तब बताया था, लाहौल स्पीति वैली कौन कौन से पास किसे कनेक्ट करता है, याद रखना लाहौल स्पीति वैली कहाँ पे है। फिर बात करेंगे हम, अब रावी, ब्यास, सतलज की तो रिवर सिस्टम में बताऊंगा, फिर भी एक बार को दिखा दूँ मैं, तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखो, अब रावी है, सतलज है, ब्यास नहीं दिखा है इसमें, कोई बात नहीं, रावी सतलज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस रीजन में, हिमाचल और उत्तराखंड रीजन में, हमें हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। मेनली जो 1000 और 2000 मीटर की ऊंचाई पे हिल स्टेशन बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, जैसे कि धर्मशाला हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, कुछ हिल स्टेशंस हैं। फिर यहाँ पे कुछ हेल्थ रिजॉर्ट्स है, जैसे कि कसोली, आपको हिमाचल प्रदेश में, HP मतलब हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अल्मोड़ा उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। पिलियंस डाउन, रानीखेत, ये सब हिल जो हेल्थ रिजॉर्ट्स है उत्तराखंड के हैं। यहाँ जो दून्स देखने को मिलते हैं इस रीजन में, वो चंडीगढ़ कालका दून है, फिर नलगागढ़ दून है, फिर देहरादून भी यहीं पे देखने को मिलेगा। देहरादून मैंने पहले भी बताया था,
देहरादून लार्जेस्ट दून है और लार्जेस्ट सबसे बड़ी दून है। इसकी लेंथ बोले तो इसकी 35 to 45 किलोमीटर तक है। लार्जेस्ट दून देहरादून है, याद रखना। पिलग्रिम्स की बात करें इस रीजन में, तो छोटा चार धाम क्या है? जो चार धाम उत्तराखंड में उसे छोटा चार धाम कहते हैं, जिसमें गंगोत्री आ गई, यमुनोत्री आ गई, केदारनाथ होगी, बद्रीनाथ होगी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। हेमकुंड साहब चार धाम का पार्ट नहीं, लेकिन उत्तराखंड में एक पिलग्रिम्स है, याद रखोगे आप। तो फिर बड़ा चार धाम क्या है? जो मेनली जो चार धाम बोला जाता है वो ये चार धाम, लेकिन छोटा चार धाम गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, ये सब है। बात करें बद्रीनाथ तो बड़ा चार धाम में भी आता है। रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, पुरी जो उड़ीसा में है, द्वारका गुजरात में है, ये सब बड़ा चार धाम का पार्ट है। इसी रेंज में आपको उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में आपको दिखेगा, वो भी याद रखना आप। यहाँ पे आपको पंच प्रयाग भी देखने को मिलेगा। पंच प्रयाग इस रिवर सिस्टम में हम देखेंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है। संतोपद ग्लेशियर से आप देखो, संतोपद ग्लेशियर से, ये संतोपद ग्लेशियर है, आप मैंने देखा बद्रीनाथ में, वहाँ से अलकनंदा निकलती है। और अलकनंदा निकलती है पहले, सबसे पहले वो धौली गंगा, ये धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में। तो अब डीवी से याद रख सकते हो, अलकनंदा चलती रहेगी। अब याद रख सकते हो डीवी से कि अलकनंदा और धौली गंगा मिलके विष्णु प्रयाग बनाती हैं। फिर आप देखोगे नंदाकिनी से नंद प्रयाग बनता है, ये नंदाकिनी है ये। फिर पिंडा रिवर कर्ण प्रयाग बनाती है। फिर इस साइड से मंदाकिनी रुद्रप्रयाग बनाती है। फिर भागीरथी देवप्रयाग बनाती है। तो कौन कौन से प्रयाग हो गए? 5 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये सब 5 प्रयाग हो गए, पंच प्रयाग। याद कैसे रहोगे? आप देखो अलकनंदा से ही सब कुछ मिलती है, सारी नदियाँ जितने बताई मैंने अलकनंदा से। और डीबी से याद रखोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाते हैं ना, तो डीबी से याद रखोगे क्या? विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, पीके, पिंडार रिवर जो अलकनंदा से मिलती है, पीके। तो कर्ण प्रयाग बनाती है एमआर मैग्नेटिक रिजोनेंस, मंदाकिनी जो रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा से मिलकर रुद्रप्रयाग बनाती है। बीड़ी पीते हो ना, बीड़ी पीते हो ना आप लोग, तो बीड़ी से क्या याद रखोगे? भागीरथी देवप्रयाग। इस रीजन में आपको भोटियाज और बुग्याल देखने को मिलेगी। भोटियाज बुग्याल्स क्या? तो भोटियाज नोमैडिक ट्राइब्स हैं, और बुग्याल समर ग्रासलैंड। नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाए तो याद रखोगे। इस रीजन में उत्तराखंड वाले, हिमाचल वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जो भोटियाज है नोमैडिक ट्राइब से घूमते घूमते बुग्याल तक पहुंच जाते हैं समर में, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ये ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलते हैं। जीएच मैंने लिखा हुआ है ग्रेटर हिमालय के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। भोटियाज याद रखना, भोटियाज देखने को मिलते हैं। और बुग्याल क्या है? समर ग्रासलैंड है, और भोटियाज नोमैडिक ट्राइब है। बात करें दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयज की, तो ये नेपाल और भूटान के बीच में है, नेपाल और भूटान के बीच में। उससे पहले हमने देखा था दार्जिलिंग और सिक्किम से पहले हमने देखा था क्या? उत्तराखंड हिमालयज, ठीक है, जो नेपाल तक था, ठीक है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ इसे भी, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। रावी और काली के बाद ये नेपाल से ये रहा भूटान, और ये रहा नेपाल से भूटान तक देखने को मिलेगा दार्जिलिंग हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, नेपाल से भूटान तक, नेपाल हिमालय, भूटान हिमालय। इसमें रिवर आपको तीस्ता देखने को मिलेंगे। पीक जो देखने को मिलेगा सिक्किम का कंचनजंगा सिक्किम का देखने को मिलेगा। अगर बात करें कंचनजंगा की, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
ये ओनली मिक्स्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है। जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट इंडिया का एकमात्र है वो यही है, कंचनजंगा। याद रखना, ये 2016 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। अब इस रीजन में आपको शिवालिक देखने को नहीं मिलेंगे। हमने जो पहले 2 रीजन देखा उसमें से शिवालिक आपको कश्मीर, हिमालय और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले में देखने को मिलता शिवालिक है। लेकिन शिवालिक यहाँ देखने को नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ द्वार देखने को। शिवालिक का जगह द्वार ले लेते हैं। द्वार क्या है? द्वार अलुवियल फ्लड प्लेन से, अलुवियल फ्लड प्लेन से द्वार। और ये जो द्वार से, इसके आगे आपको द्वार नहीं देखने को मिले। अरुणाचल, हिमालय भी आगे पढ़ने वाले, उसमें भी आपको द्वार नहीं मिलेंगे। तो ये द्वार इंपॉर्टेंट है। द्वार टी कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। तो टी कल्टीवेशन क्या है कि यहाँ टी कल्टीवेशन होता है। यहाँ स्लोप मॉडरेट है, ज़्यादा ढलान नहीं है, मॉडरेट स्लोप है। सॉइल कवर अच्छा देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में अच्छा है, ह्यूमस अच्छा है, रेनफॉल अच्छा देखने को मिलता है। इस कारण से क्या है कि यहाँ पे टी कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। आपने सुना भी होगा, आपने सुना है ये कि दार्जिलिंग और सिक्किम वाले एरिया में टी कल्टीवेशन होता है, चाय की बागान है बहुत सारे। और बात करें इसके ओरिएंटेशन की, तो ये ईस्ट से वेस्ट है। हमने उससे पहले देखा था कि जो कश्मीर वाले में वो कौन सा था, वो था मेरा साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट था। तो इसका ओरिएंटेशन की बात करें ईस्ट टू वेस्ट है। फिर हम देखेंगे अरुणाचल हिमालयाज। अगर हम अरुणाचल हिमालयाज की बात करें तो इसका ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार के एनटीपीसी का क्वेश्चन शायद यही है। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट याद रखो। उसमें हमने देखा था कैसे फॉर्मेशन हो रहा था, ऐसे, इसमें ऐसे, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट याद रखना। मैंने आपको करके दिखा दिया, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट याद रखना। ओरिएंटेशन डायग्राम याद रखना अलग अलग, उसमें ऐसे करके मैंने बताया था कैसे कर, ऐसे करके, तो इसमें ऐसे करके, इसमें ऐसे, ऐसे से याद रखना। ये ईस्ट ऑफ भूटान देखने को मिलता है। भूटान ईस्ट, भूटान के ईस्ट से दीपू पास। दीपू पास हमने पिछले लेक्चर में बताया, बोला पिछला लेक्चर मिस नहीं करना, मैंने बहुत कुछ वहाँ पे बताया है। म्यांमार में ट्राई जंक्शन पॉइंट था, इंडिया, चाइना और म्यांमार का, बहुत कुछ यहाँ बताया। इसमें पिक्स देखने को मिले, कांगटू, नामचा बड़वा। जो कांगटू है वो हाईएस्ट पीक अरुणाचल का, याद रखना आप। और नामचा बड़वा मैंने आपको पहले बताया, जहाँ ब्रह्मपुत्रा यू टर्न लेती है यहाँ से। रिवर्स यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के रिवर्स ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेंगे यहाँ पे रिवर्स में। कामेंग देख लो, सुबनसिरी, दिहांग, ये सब सारे ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी है। दिबांग, लोहित, ये सब ब्रह्मपुत्रा के। दिहांग एक्चुअली में इसे ब्रह्मपुत्रा को ही कहते हैं, जो आगे देखेंगे हम रिवर सिस्टम वाले चैप्टर में। बात करें तो यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देखने को मिलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इसलिए क्योंकि यहाँ रेट ऑफ फॉल जो है, एक तो रिवर पेरेनियल है, रिवर पेरेनियल है, प्लस रेट ऑफ फॉल उनका बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से गिरते हैं। इसलिए रिवर प्रोजेक्ट जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, कामंग प्रोजेक्ट, सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट, ये सब ये याद रखना। कामिंग प्रोजेक्ट, सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बताने वाला हूँ, ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, कभी अगर ऑप्शन में एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि कौन सा माउंटेन, तो माउंटेन भी इन्हीं के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे ही माउंटेन्स का भी नाम पड़ा हुआ है, तो याद रखना वेस्ट वेस्ट। मोनपा सबसे पहले, अभोर, मिसमी, नीसी, नागा, एकदम लाइन बाय लाइन यहाँ पे याद रखोगे वेस्ट वेस्ट। मोनपा, मोनपा, अभोर, मिसमी, नीसी, नागा, ये सब के सब अरुणाचल में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना, कुछ पूछ ले कभी अभोर हिमालय का है या वो ट्राइब कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे ही है, कहाँ, अरुणाचल में। यहाँ झूमिंग कल्टीवेशन होता है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत सारे आप देख लो एक बार। झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कल्टीवेशन जिसका दूसरा नाम स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी है। तो बात करें इसके नेमिंग पूछे जाते हैं, अलग अलग नाम इसके पूछे जाते हैं। इस बार एनटीपीसी में पूछा गया था कि झूम की कल्टीवेशन होता क्या एक्चुअली, तो झूम इसका नाम एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट में ही है, तो ऑप्शन में था नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट आपको लगाना था। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, रोका करने गए हैं ब्राज़ील। वियतनाम में रे, ऐसे याद रख लो, सूर्य की रे से हमने नाम लिख दिया वियतनाम। इंडोनेशिया और मलेशिया में हम इसे लडांग कहते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया में लडांग। श्रीलंका में चेना, मिल्पा, मैक्सिको में कहते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो वेस्टर्न घाट में से कुमारी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में दीपा, राजस्थान में वोल्थ्रे और झारखंड में कुरुवा, नॉर्थ ईस्ट में मैंने बताया झूम। याद रखना वेस्टर्न घाट में कुमारी, जैसे अगर वेस्टर्न घाट की कुमारी लड़कियां छत्तीसगढ़ में दीपा पढ़ने गई थी,
राजस्थान का वॉल है कोई, वॉल थे राजस्थान का, झारखंड में कुरुआ, नॉर्थ ईस्ट में झूम, इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट पार्ट है हमारा है जो क्या, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स भी ये जो है हिमालय के ही पार्ट है, इसे हम पूर्वांचल पूर्वांचल कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय कहते हैं ना, पूर्वांचल, तो वो इसी के पार्ट है। इसका जो ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ से साउथ देखने को मिलता है, मतलब नॉर्थ से साउथ देखने को मिलता है। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, मैंने मैप आपके लिए लगा दिया है, आप जब पीडीएफ पढ़ोगे तब आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखो ये है जैसे नागा हिल्स है, पटकाई बम है, मिजो हिल्स है, ये सब क्या है, ये सब पूर्वांचल के ही पार्ट है। आप देखोगे आप पटकाई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब पूर्वांचल के ही पार्ट है। तो हिमालय एक्चुअली होता है, हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ। अब आप देख रहे हो साउथ की तरफ डाउन हो गया है, जो ऐसे जाने के बाद कुछ ऐसे आ गया है, तो हिमालय साउथ की तरफ बेंड हो जाता है, तो वो पूर्वांचल का पार्ट है। यहाँ पे जो रॉक यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है, जो सेडिमेंट्री रॉक में खासकर सैंडस्टोन का। अब याद रखना, इसमें मैंने बोला पटका हिल्स आ गया, अरुणाचल प्रदेश का पटका हिल्स, नागा हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स, ये सब है, फिर मिजो हिल्स हैं। तो अगर पटका हिल्स देखें तो पटका हिल्स की जो, याद रखना आप, पटका हिल्स की जो, सॉरी, मिजो हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो याद रखना, नाम एकदम इम्पोर्टेंट है, फोंगपी नाम याद रखना, तो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपने तरह हिसाब से कर लेना। ये हाईएस्ट पीक है, ऐसे याद रखना, इसका नाम दूसरा नाम अगर ब्लू माउंटेन कहा जाए तो ब्लू माउंटेन ऑप्शन में रहे तो ब्लू माउंटेन में लगाना, मिजोरम की हाईएस्ट पीक है। मिजोरम को हम लुसाई हिल्स भी कहते हैं, और फिर या फिर मोलेसिस बेसिन, अगर मोलेसिस बेसिन बोले, लूसा हिल्स बोले, तो ये मिजोरम के ही कहते हैं, ठीक है। नागा हिल्स, नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक है सारामती, माउंट सारामती याद रख लेना। मणिपुर की माउंट तेनिपू याद रख लेना। मणिपुर में एक खासियत है कि यहाँ पे जो है लोकतक लेक देखने को मिलता है, और लोकतक लेक में क्या है, केबुल लामजाओ, ये केबुल लामजाओ क्या है, लोकतक लेक क्या है, तो केबुल लामजाओ एक नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इसमें आपको फुमड़ीज देखने को मिलेंगे, फुमड़ीज क्या है, फ्लोटिंग मासेस, नेशनल पार्क में मासेस फ्लोट कर रहे हैं, उसी को फुमड़ीज कहते हैं। तो ये केबुल लामजाओ अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पे है, तो मणिपुर में किस लेक में, तो लोकतक लेक में बना हुआ है। ये देखो फुमड़ीज, ये फुमड़ीज है, और ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। बात करें रिवर की, तो रिवर यहाँ पे आपको बराक देखने को मिलेगा, ये बराक रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है मेघना। मेघना क्या है, एक्चुअली बांग्लादेश में जब गंगा इंटर करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, जब ब्रह्मपुत्रा इंटर करती है उसका नाम जमुना हो जाता है, और ये दोनों जहाँ मिलते हैं, कॉन्फ्लुएंस बनाते हैं, संगम बनाते हैं, उसी को मेघना कहा जाता है। ये बात आप याद रखना, रिवर सिस्टम में हम इसे रिपीट भी करेंगे। और थोड़ा एक जान लो, इरावदी रिवर म्यांमार में आपको देखने मिलेगा, इसकी ट्रिब्यूटरी है एक छिंदबिन, कहीं पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये लेक्चर आज एंड होता है, इसका सेकंड पार्ट कुछ दिन में मैं इसे सेकंड पार्ट इसका लेके आऊँगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, फीडबैक पे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे बताना है इसको आपको। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आने वाला हूँ, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, एकदम टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर में लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल बिहार एसएससी स्टडी गुरुकुल के नाम से, बिहार एसएससी स्टडी गुरुकुल स्टडी पॉइंट, तो हो सके तो मैं उसका लिंक या फिर नाम लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू।